दुरुपयोग करते हैं। तो चाहे लड़की वाला मामला हो चाहे लड़के वाला, दोनों में जो आईएएस की मांग है वो इसलिए नहीं है कि आईएएस के पास शक्तियां और शक्तियों का प्रयोग करके आप संवैधानिक आदर्श के राज्य में स्थापना करेंगे। ऐसा बड़े कम पिता सोचते हैं। पिता तो ये सोचते हैं कि फला बगल वाले गांव का एक लड़का एसडीएम बन गया था, 3 तल्ले का 3 स्टोरी बिल्डिंग बना दी, 2 कार खरीद लिया, हमारा बेटा बन जाएगा, जल्दी करेगा। रिश्तेदारों को दिखाना है, समाज में धमक पैदा करनी है, अपनी हनक ताकत दिखानी है। जल्दी से बेटा आईएएस बन जाएगा तो खूब पैसा आएगा, घर बनवाना है, विलासिता के साथ रहना है। तो आईएएस बनने के लिए जो बच्चे आते हैं उनके पिता माता उनको सेवा के लिए नहीं भेजते हैं। इसलिए अब आप सोचें कि कोई आईएएस बनने के बाद करप्ट नहीं होगा। अरे जब समाज की मांग ही है कि तुम करप्ट हो जाओ, तुम उसी समाज से निकल कर आ रहे हो। जो आईएएस बनने वाले लोग हैं समाज से ही आ रहे हैं, कहीं कोई दूसरे ग्रह से गिरने वाले लोग थोड़े हैं। तो ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? सवाल इस साल का कि भ्रष्टाचार सामाजिक मांग से, सामाजिक मूल्यों पतन से हो रहा है। जिस समाज से हमारे वो भ्रष्टाचार को क्या कर रहा है? स्वीकारता दे रहा है। तो इथिक्स में जनरली आपको, अब प्रोफेसर क्या करेंगे? प्रोफेसर अपना दूसरी लड़की ढूंढेंगे और क्या करेंगे? प्रोफेसर का तुम चिंता मत करो, प्रोफेसर साहब अपनी दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम तो एथिक्स की चिंता करो, सिलेबस की। तुम्हारा क्या होगा? वो गाना सुना है ना, आपका क्या होगा जनाबे वाली। तो अपनी चिंता करो, प्रोफेसर साहब को छोड़ दो। मैंने एक उदाहरण दिया, तुमको समझाया। इथिक्स में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करती है। अब इस बात को लिखोगे कैसे लिखोगे? लिखोगे सिर्फ 2 लाइन में, उदाहरण लंबा चौड़ा है। तुम दिखाओगे कि प्रायः जब समाज नैतिकता, मूल्य, इसकी तुलना में शक्ति, धन, भौतिक उपलब्धियां, इनको ज्यादा तरजीह देता है, तो लोगों की मूल्य और नैतिक बनने की प्रेरणा, मूल्य अपनाने और नैतिक बनने की प्रेरणा कम हो जाती है। और परिणामस्वरूप लोग केवल शक्ति और पैसे को वांछनीय मानते हैं। वांछनीय मतलब डिजायरेबल, जिसकी इच्छा करते हैं। और इस कारण समाज में इसी पैसे और शक्ति की चाह में भ्रष्टाचार पनपता है। ये 2 लाइन का आर्गुमेंट होगा। लेकिन इसको समझाने के लिए ये आपको बात बताइए, इस साल का एक सवाल है। तो इथिक्स में हम लोग जो इस साल का पेपर हमने कहा, तो उसमें लगभग सारे सवालों को हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया था और वो सवाल पूछे गए। तो आपने जो पूछा कि क्या जो पढ़ाऊंगा मैं उससे सवाल आएंगे? हाँ, सवाल उससे होंगे, आएंगे। 90% तक सवाल आप उसी से कर लेंगे। अवधारणाओं पर सारा काम आप कर चुके होंगे, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ तथ्य जरूर आपको अपनी गाइड या नोट से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कोशिश करना, ये पेपर ना बड़ा मुश्किल है। एक बात और बताऊं तुमको, तुम अगर इतिहास और भूगोल की कक्षा में खूब कमेंट करो चल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इतिहास टीचर से थोड़ा कम पढ़ोगे तो भी उसकी शानदार एनसीईआरटी है। इतिहास में टीचर जो पढ़ाता है, 1857 का विद्रोह अगर पढ़ाएगा तो उसके जो पॉइंट्स बताएगा, वो पॉइंट्स तुमको एनसीईआरटी में और विपिन चंद्रा की किताब में मिलेगा। उसमें सब कुछ फैक्चुअल है, थोड़ी टीचर उसकी एनालिसिस कर देता है। ज्योग्राफी में भी यही बात होगी। लेकिन एथिक्स में मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुमको गाइड में नहीं मिलेगा। मैं पिछले 30-32 साल से एथिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर जेएनयू से पढ़ा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस कॉलेज में मैंने, बहुत प्रख्यात कॉलेज है यहाँ का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें मैंने पढ़ाया भी है। तो मैं जो एथिक्स पढ़ाऊंगा वो गाइड और किताब वाला नहीं होगा। इसलिए अगर तुम बहुत कमेंट पे अपना ध्यान लगाओगे और मैं जो पढ़ाऊंगा तुमको गाइड में मिलेगा नहीं, वो इतिहास के 1857 की गदर की तरह नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे पास 2 ही विकल्प होगा। या तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो और उसका नोट्स बनाओ, उसको पढ़ने की कोशिश करो, या अपनी ऊर्जा बातचीत में और कमेंट में लगाओ। विकल्प तुम्हारे पास है, तुम जो चाहो चुन सकते हो। तुम्हारे पास आर्टिकल 19 एक है, बोलने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, सब तरह की आज़ादी है। उस आज़ादी का तुम प्रयोग करो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें तुम ध्यान से काम करना। और एक और बात बता दूं, कई बार आपको ना ये बात इसलिए बतानी पड़ती है कि कई बार आपको ये बातें अपील करती हैं। अब तक हिंदी मीडियम का कोई ऐसा टॉपर नहीं है, कोई ऐसा टॉपर जिसकी हाईएस्ट रैंक आई हो और जिसने एथिक्स मुझसे ना पढ़ा हो। पिछले साल भी 13 विद्यार्थी हमारे क्रैश कोर्स से आईएएस में सफल हुए थे और 131 नंबर 131 हमारी क्लास से हाईएस्ट मार्क्स था। जो मेरी अपनी कोचिंग उसकी बात में कर रहा हूं। तो हर साल 12, 14, 15 लोग एथिक्स की क्लास से सफल होते हैं। अगर तुम मेरा नाम डाल के रवि सिहाग का नाम डालोगे, जो पिछले साल का हिंदी मीडियम का टॉपर था, तो उसका इंटरव्यू तुमको मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि मैंने एथिक्स अमित कुमार सिंह से पढ़ा है। एथिक्स और निबंध में हमारे यहाँ हमारा विद्यार्थी रहा है। तो दोनों माध्यमों में हर साल दर्जनों विद्यार्थी मुझसे एथिक्स पढ़ते हैं और सिलेक्ट होते हैं। इसलिए इथिक्स में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस पेपर को ठीक से तुमने कर लिया तो केवल ये पेपर नहीं होगा, इस पेपर को करने के बाद तुम्हारी इंटरव्यू की क्षमता देने की बढ़ जाएगी, तुम्हारी निबंध की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम्हारे सोचने विचारने की क्षमता बढ़ जाएगी। और मैं कुछ भी वो नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारी तमाम जो मार्केट में बिकने वाली गाइड है उसमें लिखा होता है। मैं वो पढ़ाऊंगा जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए विकल्प तुम्हारे पास होगा कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो। कई बार ना हम बहुत यंग होते हैं, सस्ता कोर्स होता है, हमने ले लिया एडमिशन, हमारे पास, हमको लगता है चलो इसमें कमेंट करते रहते हैं। तुम्हारा कैरियर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कमेंट करने के लिए तुम्हारे पास पूरी दुनिया जिंदगी पड़ी है। तो अगर आप ये बात समझेंगे तो आपकी कक्षा का स्तर ऊपर जाएगा, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर आपने रवि सिहाग का इंटरव्यू दिया है, देखा है, तो आप इग्नाइटेड माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, फिर से देखिएगा। इथिक्स का जहां उसने नाम लिया हो, इथिक्स का नाम लिया हो, मेरा नाम डाल के टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं संस्कृति में पढ़ाता हूं और इग्नाइटेड माइंड्स में पढ़ाता हूं। इग्नाइटेड माइंड्स मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, संस्कृति में पढ़ाता हूं और आपके यहां पढ़ाता हूं। चलिए अब आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। शुरू में जैसे एक
क्रिकेटर बैटिंग करने आता है तो पहले वो थोड़ा अनुकूलन करता है, वैसे ही आपकी भी नर्व सेटल हो जाए और आप पढ़ने वाले मूड में आ जाएँ। इसके लिए मैंने शुरुआत में आपको 2-3 बातें बताई। एक, शुरुआती 5-6 कक्षाएँ आपकी समझ पर आधारित होंगी, उनको समझने की कोशिश करना, उनमें ये देखना कि हम एथिक्स का एक आइडिया बना पाएँ। जैसे मान लो मैं मुखर्जी नगर से तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को जो मुखर्जी नगर में रहता है, उसे कहूँ कि मुखर्जी नगर के बारे में 100 शब्द लिखो, तो कभी नहीं कहेगा कि सर मैं पहले नोट्स पढ़ के आऊँगा, पहले रटूँगा और तब मुखर्जी नगर पर लिखूँगा। जब वो मुखर्जी नगर में रहता है, तो मुखर्जी नगर से परिचित है। उसको मुखर्जी नगर पर लिखने के लिए 150 शब्द, अगर उसके पास भाषा है अपनी, तो कोई नोट्स और गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो दूसरे विद्यार्थी की नकल भी नहीं करेगा कि उसके बगल वाला मुखर्जी नगर पर लिख रहा होगा, वो मुखर्जी नगर पर लिख रहा होगा तो नकल करेगा। दोनों अपना अलग-अलग उत्तर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मुखर्जी नगर की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक ऐसे जब हमारे पास विषय की अंडरस्टैंडिंग होगी, एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमको रटने की जरूरत नहीं होगी, हमको नकल करने की जरूरत नहीं होगी, हमको दूसरे के देखने की जरूरत नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे कल याद करके आएंगे तब बताएंगे। आप एथिक्स को वैसे समझ पाएंगे जैसे आप आरा, भभुआ, बेगूसराय, खगड़िया, बलिया, गाजीपुर, मंदसौर, बालाघाट, झुंझुनू और जोधपुर, इनको जैसे समझते हैं आप, जो आपका जिला होगा, ठीक वैसे आप एथिक्स को भी समझेंगे। तो जोर होगा एथिक्स को समझने पर। आइए अब मैं बात शुरू करता हूं। आपका ऑब्वियसली ये लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा आपका, पहले मैं एक बार अंग्रेजी में और उसी बात को हिंदी में, नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, नैतिकता क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, वो दृष्टि आईएएस के भी स्टूडेंट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तुम इंटरव्यू देखो रवि सिहाग का, इग्नाइट माइंड्स पर जाकर देखो। जिस कोचिंग तुम बात करो तो बहुत बड़ी कोचिंग है। जब कोई विद्यार्थी बहुत बड़ी कोचिंग से पढ़ा होता है तो वो छोटी कोचिंग का नाम तभी लेगा जब वाकई वहां से पढ़ा होगा। तो अगर उसने मेरा नाम लिया है तो तभी लेगा जब उसने मुझसे पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे पास और तो कोई पैसा वैसा देके तो उसको खरीदने की क्षमता है नहीं। तो अगर तेरे बड़ी कोचिंग से पढ़ा है तो पहला सवाल तुमको ये सोचना चाहिए कि फिर उसने मुझसे क्यों पढ़ा, क्योंकि जिस कोचिंग का तुमने नाम लिखा है वो भी एथिक्स के लिए मशहूर कोचिंग है। तो अगर वहां से पढ़ा था तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी। और आया ही नहीं है, मेरी क्लासरूम में बैठकर बाकायदे वर्कशॉप लेता हुआ तुमको दिखेगा। इग्नाइटेड माइंड्स के यूट्यूब चैनल पर ना अमित कुमार सिंह के नाम से सर्च करोगे तो तुमको रवि सिहाग का हमारी क्लासरूम में बैठ के बाकायदा बच्चों को एड्रेस करते हुए और मेरे बगल में बैठकर इथिक्स की तैयारी उसने कैसे की थी उसके बारे में बातचीत करता हुआ मिलेगा। चलो ये टेस्ट करते रहना, मैंने तुमको बता दिया, उसको तुम टेस्ट करते रहना, पता करते रहना। ये इसलिए नहीं बताया मैंने कि मैं तुमको ये समझा सकूं कि मैं बहुत काबिल टीचर हूं, मुझसे बहुत काबिल टीचर होंगे, और वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है बताना कि कई बार ना मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूं, तो आप जनरली आजकल जो आप टीचर्स को जानते हैं वो पॉपुलर टीचर्स को जानते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदी मीडियम में पिछले साल 50-54 रिजल्ट आया, उसके पहले 4-5 साल 15-17-13 रिजल्ट आ रहा था। हिंदी माध्यम के टीचर सारे सुपरस्टार हैं और रिजल्ट आता है 12। इंग्लिश मीडियम में कोई टीचर बड़ा सुपरस्टार नहीं है और रिजल्ट आता है 900। तो जहां 900 रिजल्ट आता है वहां टीचर सुपरस्टार नहीं है, और जहां 13 रिजल्ट आता है वहां सारे टीचर्स के लाखों फॉलोअर हैं। इसका मतलब पॉपुलरिटी और यूपीएससी इन दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। पॉपुलर होना, सोशल मीडिया की नब्ज को समझना, ये एक बात है, और यूपीएससी के लिहाज से काबिल होना ये दूसरी बात है। आप शायद बहुत सारी यूपीएससी की ऐसी कोचिंग का भी नाम नहीं जानते होंगे जो मेंटोरशिप की बड़ी शानदार कोचिंग है, जिनके टीचर्स बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनमें कोई सोशल मीडिया पे है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूं इस बात को समझाने के लिए। आप कभी सुबु लक्ष्मी टाइप कीजिए यूट्यूब पर, भारत रत्न विजेता संगीतकार हैं, भारत रत्न मिला है, इससे बड़ा पुरस्कार भारत में कोई नहीं। कर्नाटक शैली की भारत की आज तक की सबसे लेजेंड मानी जाती है, और यूट्यूब पर इनके किसी एक गाने पर 10,000 15,000 ज्यादा व्यू नहीं होंगे। और जरा भोजपुरी गाने पे क्लिक कर देना कभी, खेसारी लाल पे, निरहुआ पे, पाओगे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज होंगे। तो क्या खेसारी लाल और निरहुआ सुबु लक्ष्मी से ज्यादा अच्छे गायक हैं? सुबु लक्ष्मी से ज्यादा अच्छे गायक नहीं, पॉपुलर है। जो ये यूपीएससी बेटा ना, ये भीड़ नहीं है। यहां बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, 10 लाख लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और 900 लोग, 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 5-6 लोग बैठते हैं, 5-6 लाख लोग बैठते हैं, 900 लोग सिलेक्ट होते हैं। ये पॉपुलरिटी का एग्जाम नहीं है, ये एनालिसिस का, अंडरस्टैंडिंग का, रीजनिंग का, क्वालिटी का एग्जाम है। तो आप इस बात समझ गए होंगे। भोजपुरी गाना पॉपुलरिटी में ऊपर है, लेकिन भोजपुरी गाने वाला आदमी कर्नाटक शैली का एक राग सीखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तो नहीं सीख पाएगा, सुबु लक्ष्मी के स्तर तक नहीं जा पाएगा, भीमसेन जोशी के स्तर तक नहीं जा पाएगा। टीचर्स में भी अमर सेन, तुमने नाम सुना होगा अमर सेन का, बहुत बड़े विद्वान है, नोबेल प्राइज मिला है। अमर सेन का कोई लेक्चर यूट्यूब पे क्लिक कर देना, 25,000, 50K, 25,000, 25K, 40K से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे यूपीएससी की इंडस्ट्री में जिनके व्यूज मिलियन में होते हैं टीचर्स के, क्या वो अमर सेन से ज्यादा बड़े विद्वान है क्या? तो पॉपुलरिटी एक अलग चीज है। जैसे तुमने सिनेमा में देखा होगा, बहुत सारा सिनेमा है, गोविंदा का, मिथुन का, बहुत पॉपुलर है।
बहुत लोग देखते हैं, सलमान खान का सिनेमा बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इरफान का सिनेमा अगर तुमने देखा होगा, नवाजुद्दीन का देखा होगा, तो अच्छे एक्टर्स हैं। हमेशा हमारी दुनिया में ना पॉपुलरिटी एक बात है। मनमोहन सिंह बहुत पॉपुलर नहीं थे, लेकिन ज्ञानी तो थे ना। मोदी बहुत पॉपुलर है। पॉपुलरिटी और नॉलेज, ये दोनों बातें हमेशा एक साथ नहीं जाती। तो कभी जब इसको जज करना, चेक करना हो, तो ये भी समझना होगा तुमको कहीं ना कहीं, ब्रांड, सोशल मीडिया यही एकमात्र पैमाना नहीं है किसी बात को समझने का। तुमको जो बात समझ में आई, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई पढ़ाते समय, तो इसका मतलब मैं ठीक टीचर हूं। अगर मेरी बात तुमको नहीं समझ में आई, तो चाहे जितना बड़ा टीचर हूं, बेकार हूं तुम्हारे लिए। तो तुम अपने स्तर पर इसको देखना और इसको समझने की कोशिश करना। चलिए अब हम लोग आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे नीति शास्त्र है क्या। जो बात मैं कह रहा हूं उसको किसी व्यक्ति के साथ मत जोड़ना। मैं ये सामान्य बात कह रहा हूं। तुमने एक सवाल कहा कि कुछ बात कही, मैंने उसके जवाब में कहा कि लोकप्रियता और उत्कृष्टता ये दो अलग चीज है। उत्कृष्ट होना, अमर सेन उत्कृष्ट है, लोकप्रिय नहीं। सुब्बुलक्ष्मी उत्कृष्ट है, लोकप्रिय नहीं। हमारे देश में बिकने वाला छाछ उत्कृष्ट है, लेकिन कोक और पेप्सी की तरह लोकप्रिय नहीं। कोक और पेप्सी का बिलियंस डॉलर्स का मार्केट है, जबकि तुम जानते होगे कि कोका कोला और पेप्सी पीने से कोई विटामिन और कोई मिनरल नहीं मिलता। इरिटेड शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, इनसे नुकसान है, लेकिन दुनिया पी रही है। दुनिया क्या कर रही है और किसको पसंद करती है, इस बात से इसका कोई संबंध नहीं कि वो उत्कृष्ट भी होगा। कोका कोला और पेप्सी उत्कृष्ट नहीं है, छाछ उत्कृष्ट है, लेकिन छाछ का मार्केट बहुत छोटा है। हमारे देश का छाछ ग्लोबल ब्रांड नहीं। आइए अब जरा वापस लौटते हैं। अब कमेंट अपने विषय पर आइएगा, इस पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं कि नीति शास्त्र है क्या। मैं इसके 5-6 तरीके बताऊंगा आपको। नहीं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वो छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैंने एक जनरल बात बताई। मैंने ये बताया तुमको कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट बहुत खराब है। मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कंपेयर किया है। मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में आप किसी XYZ कोचिंग के टीचर्स को नहीं जानते जिनसे पढ़कर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, और हिंदी मीडियम में आप बहुत सारे टीचर्स को जानते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में 12-13 लोग सेलेक्ट होते हैं। इस साल को छोड़ दिया जाए, आपको 50 लोग सेलेक्ट हुए थे। मैंने एक जनरल बात कही है, उसमें हिंदी मीडियम बनाम इंग्लिश मीडियम का एक आपको एक वो दिखाया है, पैरेलल वो दिखाया है। इसका मतलब हिंदी मीडियम के लोग पॉपुलरिटी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। वो मेरा और किसी एथिक्स के टीचर का कोई मुकाबला नहीं। जिन टीचर्स की तुम बात कर रहे हो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ में हम लोग पढ़े हैं, एक साथ हम लोगों ने साथ में पढ़ाया भी एक साल। हमारा और उनकी कोचिंग का अलायंस था 2011 में। 2011 में मेरा स्टूडेंट है शिव सहाय अवस्थी, हिंदी मीडियम का सबसे टॉप रैंक थी उसकी। उस साल फिलॉसफी के लिए हमने और उन शिक्षक ने जिनका आप नाम जिक्र करना चाह रहे हैं, इग्नाइटेड माइंड्स और उस कोचिंग का अलायंस हुआ था। उसका फॉर्म एक तरफ इग्नाइटेड माइंड्स लिखा होता था, एक तरफ उस कोचिंग का नाम लिखा होता था। दोनों का आईडी कार्ड कॉमन था, ज्वाइंट था, और हम दोनों ने साथ में पढ़ाया है। हमारे अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर रहे हैं, एक साल सीनियर है मुझसे। तो वो उनसे तुलना की बात नहीं है। हर टीचर का अपना स्टाइल अलग फ्लेयर होता है। मैंने एक जनरल बात कही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कंपेरिजन में। मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में टीचर्स पॉपुलर कम है, लेकिन पढ़ाते हैं, क्वालिटी है और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम में टीचर पॉपुलर ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलरिटी में कई बार हम क्वालिटी लूज करते हैं। ठीक है, वो सामान्य बात है। अब आइए, जो ये हम सीखने जा रहे हैं कि नीति शास्त्र क्या है, व्हाट इज एथिक्स, इसका मैं 4-5 आपको आधार सिखाऊंगा, और हर एक आधार सीखने में आपको आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा। आइडिया क्या है, जैसे आप अपने शहर जोधपुर को जानते हैं, जबलपुर को जानते हैं, मंदसौर को जानते हैं ना, वैसे ही आप इथिक्स के बारे में भी एक आइडिया डेवलप करें। ठीक है, अब आइए, पहला जो आधार हम चुनेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इथिक्स एक मानकीय विज्ञान है। इसमें जो भी शब्द मैं यूज करूंगा एकदम चिंता मत करिएगा, एक एक शब्द का मायने आपको सिखाऊंगा। कोई बात मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इसको रट लीजिएगा, कभी नहीं कहूंगा। हर बात जो बताऊंगा उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला हम सीखेंगे, देखेंगे कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ethics is a normative science, normative science। ठीक है, नीति शास्त्र आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान। हाँ, चाहो तो तुम इसको लिखो। इसमें मैं जो बात तुमको अब इसके अंतर्गत बताऊंगा उसमें ढेर सारी चीजें बताऊंगा, ये पेज काफी बड़ा हो जाएगा मानकीय विज्ञान वाला। दूसरा हम देखेंगे, पहले मैं बता रहा हूं कि हम इथिक्स को कितने तरीके से समझ सकते हैं, और इसमें से कोई भी तरीका तुमको गाइड और नोट्स में, किताब में जो तुम पढ़ते हो, सामान्य जो मार्केट में बिकती है उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इससे मैं तुमको दिखाऊंगा पढ़ाने के बाद कि यूपीएससी का सवाल सीधे हल होगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सेम यूपीएससी के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सीख रहे हैं इसको। दूसरा हम देखेंगे, पहले हम इसको नोट करेंगे, फिर एक एक जो टॉपिक मैंने लिखा है इनमें से एक एक बात को आधे आधे घंटे लगेगा समझाने में। आइडिया है कि इथिक्स में आपकी रुचि बनाई जाए, इथिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। दूसरा हम देखेंगे कि नीति शास्त्र
आनंद का विज्ञान है, आनंद का विज्ञान है। एथिक्स को दिखाएंगे आपको कि ये एथिक्स को दिखाएंगे कि ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। धीरे धीरे सवाल का जवाब देंगे। अभी पहले 2-3 दिन तुम सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ अपने। अभी तुम की नोट्स कैसे बनाओगे, पहले अभी तुम 3 दिन केवल निर्विकार भाव से, ठीक है, और केवल समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुमको सब मिल जाएगा, परेशान मत हो। जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले बताया, तुमने शायद सुना नहीं, ये पढ़ा रहा हूं तुम्हारे पास इथिक्स की समझ अपनी हो, यूपीएससी के क्वेश्चन तुम समझ पाओ, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो तुम अभी तनाव मत लो, तनाव लोगे तो तुमको लगेगा समझें लिखें क्या करें, तुम लिखना छोड़ ही दो, चलो ठीक है, मत लिखो, आगे लिखना इसको, तुमको ये मिल जाएगा पीडीएफ में। नीति शास्त्र आनंद का विज्ञान है। तीसरा, नीति शास्त्र दुविधा। देखो एक अक्षर गायब हो गया। दुविधा समाधान का विज्ञान है। पहले मैं एक लिस्ट बना रहा हूं कि हम इथिक्स को किस किस दृष्टिकोण से समझेंगे, इथिक्स को किस किस दृष्टिकोण से समझेंगे, पहले हम इसका एक आइडिया जनरेट करें, फिर एक एक बात जिसमें लिखी आनंद का विज्ञान कैसे है, इथिक्स को साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्यों कहा जाता है, इससे यूपीएससी का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब समझेंगे। तो पहले एक एक करके हम कुछ इथिक्स को समझने के क्या बना रहे हैं, दृष्टिकोण, कि आप आनंद के विज्ञान के नजरिए से भी इथिक्स को समझ सकते हैं, आप दुविधा हल करने के विज्ञान के नजरिए से भी इथिक्स को समझ सकते हैं। अभी दुविधा क्या होती है, हल कैसे करते हैं, ये सब बात हमको पढ़नी है। हम कहेंगे कि एथिक्स इज डिलेमा सॉल्विंग साइंस, एथिक्स इज डिलेमा सॉल्विंग साइंस। चौथा, नीति शास्त्र सद्जीवन का विज्ञान है। सद का मतलब होता है अच्छा, तो हम कहेंगे इथिक्स इज साइंस ऑफ गुड लाइफ। इससे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा नैतिक समस्याओं का कारण है। जब आप ये वाला मायने पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि सद्जीवन क्या होता है और कैसे इथिक्स उसको डील करने के लिए बनाया गया एक साइंस है। ऐसे ही नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है, इसको हम कहते हैं इथिक्स इज साइंस ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज। इथिक्स इज साइंस ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज। तो ये अच्छी जिंदगी का विज्ञान है, ये दुविधा हल करने का विज्ञान है, ये मानकीय विज्ञान है। इसका मतलब एक एक बात अगर इसमें से हम सीख जाएं तो हमको इथिक्स के बारे में एक ब्रॉडर आइडिया बन जाएगा कि इथिक्स करता क्या है, उसका सिलेबस में क्या क्या बात हमको पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही हम कहते हैं, चौथा पांचवा जो भी होगा पॉइंट मुझे याद नहीं है, नीति शास्त्र उचित और शुभ का विज्ञान है। एथिक्स इज साइंस ऑफ गुड एंड राइट। उल्टा हो गया, उचित राइट होता है, ये गुड होता है। चलिए मैं सीधा कर दूं, नहीं तो पता चला कि आपने राइट एंड गुड। अब एक एक करके हम इसको समझने जा रहे हैं, ये मानकीय विज्ञान कैसे है, आनंद का विज्ञान कैसे है, एक एक बात इसमें समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। पहला आइडिया जिससे हम बातचीत शुरू कर सकते हैं वो हमारा होगा कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या
मानकीय विज्ञान है। यही पहली बात, इससे शुरू करना है हमको। आप देखेंगे पहले नंबर पर यही लिखा है। अब यहां इस परिभाषा को जब समझने जाएंगे, इसके थ्रू एथिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले ये समझेंगे कि ये जो विज्ञान है क्या है ये, और ये कैसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक विज्ञान को हम कहेंगे वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव साइंस। इस कैटेगरी में, वर्णनात्मक विज्ञान वाली कैटेगरी में आप पाएंगे कौन से विज्ञान आएंगे? इसी में आएगा भौतिक विज्ञान, इसी में आएगा रसायन विज्ञान, इसी में आएगा राजनीति विज्ञान, यहां तक कि आपका इसी में आएगा मनोविज्ञान। इन सबको हम डिस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं, वर्णनात्मक विज्ञान। और दूसरा एक विज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं मानकीय विज्ञान। इसी मानकीय विज्ञान को एक और नाम से भी जानते हैं, आदर्श मूलक विज्ञान। और यहां आएगा तुम्हारा नीति शास्त्र। तो अगर हम ये पता कर लें कि वर्णनात्मक विज्ञान क्या होता है, क्यों बनाया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री को हमने क्यों बनाया, बायोलॉजी को, साइकोलॉजी को, इनको क्यों बनाया, इसका पर्पस क्या है, और फिर देखें कि कैसे ये खास पर्पस पूरा करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य ये पूरा नहीं कर पाते। इसका मतलब ये, अगर अकेले यही विज्ञान रहे तो हमारी पढ़ाई लिखाई अधूरी रहेगी। तब हम एक और विज्ञान की जरूरत महसूस करेंगे, और वहां हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि वो मानकीय विज्ञान है, और वहीं इथिक्स का आइडिया आपके सामने क्लियर होगा। तो इसका मतलब हमको पहले, अगर इथिक्स एक विज्ञान है, इसमें लिखा है कि इथिक्स एक विज्ञान है, तो मैंने कहा कि विज्ञान तो दो तरह के हो सकते हैं। एक विज्ञान हो सकता है वर्णनात्मक, दूसरा हो सकता है मानकीय। आपका बैच हिंदी वाला है ना, इंग्लिश वाला तो नहीं है? हिंदी वाला बैच है ना कंप्लीटली ये? अच्छा, ठीक है। एक विज्ञान है वर्णनात्मक विज्ञान और एक विज्ञान है मानकीय विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान में दुनिया के सारे साइंस आते हैं, सिवाय आपके इस साइंस को छोड़कर। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्णनात्मक विज्ञान क्या होते हैं और ये करते क्या हैं, और कैसे जो ये करते हैं उनसे हमारा काम अकेले नहीं चलेगा। इसलिए हमको एक अलग साइंस की जरूरत पड़ी, और वही अलग साइंस एथिक्स है। तो जरा आइए पहले क्या करें, पहले नॉर्मेटिव साइंस पर जाने के पहले, ये जो नॉर्मेटिव साइंस हमारा एथिक्स है, इस पर जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, जिसको हम वर्णनात्मक विज्ञान कहते हैं, ये क्या करता है, इनकी पढ़ाई क्यों शुरू हुई, और ये आइडिया बनाने के बाद फिर ये देखें कि पढ़ाई अपने आप में कंप्लीट क्यों नहीं है, और जो कारण इसका मिलेगा आपको कि ये कंप्लीट नहीं है, उसी कारण आप एक नए विज्ञान में जाएंगे, और वही विज्ञान होगा एथिक्स। तो एथिक्स तक पहुंचने के लिए हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि एथिक्स एक साइंस है, लेकिन हमने कहा साइंस तो दो तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। तो पहले हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव साइंस दुनिया में क्यों आए, इनका पर्पस क्या है, ये क्या काम करते हैं, और कैसे जो काम ये करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी तो है, जरूरी तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तब उसी पर्याप्तता की वजह से मनुष्यों को दूसरा विज्ञान बनाना पड़ा, और वो दूसरा विज्ञान वही जो आपका चौथा पेपर है। तब हम वहां इथिक्स के एक आइडिया को समझ पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक साइंस होता है डिस्क्रिप्टिव साइंस, आपका जो विज्ञान है नीति शास्त्र डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो मानकीय है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव साइंस से। कई बार एक अक्षर एक आध गायब हो जाता है इसमें से, ये मैं कुछ और लिखूंगा तो आ जाएगा वो। अगर तुमको इंग्लिश वाला भी चाहिए तो इंग्लिश बैच ज्वाइन करो इंग्लिश वाले में, क्योंकि देखो सिलेबस जितने क्लासेस हमने खत्म करना है बड़ा मुसीबत है। तो मैं कोशिश तो करूंगा कि बीच बीच में इंग्लिश का इस्तेमाल करूं, लेकिन दोनों भाषाओं में अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा तो कई बार जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। तो अगर तुम स्विच ओवर कर सकते हो इंग्लिश वाले बैच में, तो उसमें बोर्ड वर्क सारा अंग्रेजी में होता है, और बोलने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती है, तो उसमें तुम जा सकते हो। मेरा एक सजेशन है, देख लेना जैसा कर सको। आइए डिस्क्रिप्टिव साइंस में आइए। डिस्क्रिप्टिव साइंस क्या है? देखो ये हमारी दुनिया है, जिसको तुम कहोगे वर्ल्ड या दुनिया। हमको मनुष्य का लक्ष्य है दुनिया की बेहतर समझ बनाना, दुनिया की बेहतर समझ बनाना। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी क्या करें, बेहतर समझ बनाएं। इसी दुनिया को हम दो भाग में बांट देते हैं। कौन कौन सी दुनिया? एक दुनिया हमारी, ये जो दुनिया है इसको मान लीजिए मैं दो भाग में बांट दे रहा हूं। ये हमारी सपोज करो दुनिया है, हमारा ये वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड को मैंने दो भाग में बांट दिया। नहीं भाई, क्यों जल्दीबाजी में भाग रहे हो मोहम्मद आकिब? दुनिया की समझ बेहतर करने वाला साइंस डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं होता है। तुमने कहीं से कोई वीडियो पहले देख रखा होगा इसलिए तुम कमेंट कर रहे हो। दुनिया को बेहतर बनाने वाला साइंस दूसरा होता है। इस दुनिया को दो भाग में बांट लेते हैं।
एक ये दुनिया है, इसका भाग है प्राकृतिक दुनिया, और एक इसका भाग है कृत्रिम दुनिया। एक है नेचुरल वर्ल्ड, एक है आर्टिफिशियल वर्ल्ड। नेचुरल आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में क्या आता है, कृत्रिम दुनिया में क्या आता है, जो कुछ मनुष्यों ने बनाया हमारी कृत्रिम दुनिया है। जैसे राज्य हमने बनाया है, समाज हमने बनाया है, विवाह हमने बनाया है, परिवार हमने बनाया है। तुमने देखा होगा आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आया कि सेम सेक्स मैरिज के बारे में हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करे कि उसको किस तरह के कानून से कवर करना चाहिए। उन्होंने कहा सेम सेक्स मैरिज का आइडिया सही है, लेकिन इस पर पार्लियामेंट डिसाइड करे। इसका विवाह क्या है, विवाह हमारे द्वारा बनाई गई एक संस्था है, उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मनुष्य तय करता है। तो एक हमारी दुनिया क्या है, कृत्रिम दुनिया, इसमें राज्य है, समाज है, विवाह, परिवार, ऐसी चीजें हैं। ये सब हमने गढ़े, कानून, संविधान, ये सब जो दुनिया है जिसमें तुम रह रहे हो, अर्थव्यवस्था, ये सब हमने बनाया है। और एक में हमारे पास है ग्रह, उपग्रह, नदी, पहाड़, ये सब है, ये हमने नहीं बनाया। एक दुनिया प्राकृतिक दुनिया है और एक दुनिया कृत्रिम दुनिया है। अब जो प्राकृतिक और कृत्रिम दुनिया है, क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं किसी दोनों दुनिया की हमारी समझ बेहतर हो जाए। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस दुनिया की बेहतर समझ बनाएं। तो सवाल फिर कैसे बनाएंगे। माना जाता है कि अगर मनुष्य को इन्हीं दोनों दुनिया के तथ्यों का ज्ञान हो जाए, तथ्यों का, फैक्ट्स का, तो उसकी इन दुनिया की समझ बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि हमारी प्राकृतिक दुनिया में कौन से तथ्य हैं, फैक्ट्स, और अगर हमको पता चल जाए कि हमारी कृत्रिम दुनिया में कौन से फैक्ट्स हैं, यही फैक्ट हम जानते चले जाएं, तो हमारी दुनिया की समझ बेहतर होती चली जाएगी। परिणाम क्या होगा, अगर मुझे प्राकृतिक दुनिया का फैक्ट पता चल जाएगा तो मैं प्राकृतिक दुनिया का बेहतर वर्णन कर लूंगा, और अगर मुझे कृत्रिम दुनिया का फैक्ट पता चल जाए तो मैं कृत्रिम दुनिया का बेहतर वर्णन कर लूंगा। इसका मतलब एक विज्ञान है या वर्ग है विज्ञानों का जो चाहता है आपकी दुनिया की समझ को बेहतर बनाया जाए। लेकिन चूंकि आपकी दुनिया किसकी दुनिया है, तथ्यों की दुनिया है, फैक्ट्स की दुनिया है। नेचुरल वर्ल्ड में भी कुछ फैक्ट्स हैं, प्राकृतिक दुनिया में भी तथ्य हैं, कृत्रिम दुनिया में भी तथ्य हैं, तो कैसे आपकी दुनिया की समझ बेहतर बनेगी। अगर आपकी दुनिया के तथ्यों की समझ बेहतर कर दी जाए तो आपकी दुनिया की समझ बेहतर हो जाएगी। तो आपके सामने सवाल उठेगा फैक्ट क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट। थोड़ा पेशेंस से आराम से बात सुनिएगा, इसको कई बार मैं दोहरा दूंगा आगे। पहले हमको एथिक्स तक पहुंचना, और एथिक्स की पहली परिभाषा, एथिक्स मानकीय विज्ञान, इसको समझने की कोशिश करनी है। धैर्य रखेंगे फल इसका मीठा आएगा। पहला सवाल है कि फैक्ट क्या है, क्योंकि हम समझना चाहते हैं वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान क्या होता है, इसके लिए मैंने लिखा कि वो विज्ञान जो दुनिया की समझ को बेहतर बनाता है। तो सवाल था कौन सी दुनिया की समझ को, हमने कहा दो तरह की दुनिया की, एक जो हमने बनाई उस दुनिया की समझ, और एक जो हमने नहीं बनाई, नेचुरल है उस दुनिया की समझ। तो सवाल उठा कि इस दुनिया को हम समझेंगे कैसे, इसका वर्णन कैसे करेंगे। जवाब आया जितना हम तथ्य जानते जाएंगे उतना हमारी दुनिया की समझ बेहतर होती जाएगी। तो क्वेश्चन होगा ये तथ्य क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट। जवाब होगा ना, जिसको भी बोलकर आप, अगर इसको सामान्य तरीके से समझना चाहें, जिसको भी बोलकर आप बाद में है लगाते हैं, है, उसको हम फैक्ट कहते हैं ना? क्या, जिसका अंत किससे करते हैं आप, है से। जैसे मैं कहूं कि ये कलम काली है तो एक फैक्ट है। मैं कहूं सूर्य एक तारा है, ये एक फैक्ट है। मैं कहूं कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है, ये एक फैक्ट है। तो अगर हम ऐसे ही, कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है नीचे गिरती है, कोई वस्तु अपने बाहर ज्यादा पानी हटाती है तो तैरती है, ऐसे ही फैक्ट जानते चले जाएं तो जितना हमारे फैक्ट का दायरा बड़ा होता जाएगा उतना हमारा इन दोनों दुनिया की समझ बेहतर होती जाएगी। इसका मतलब वर्णनात्मक विज्ञान का काम क्या है, वर्णनात्मक विज्ञान का काम है इन दोनों दुनिया की समझ बेहतर बनाना। और इन दोनों दुनिया की समझ कैसे बेहतर बनेगी, इन दोनों दुनिया के फैक्ट्स से परिचित होने के बाद। तो साइंस का प्राइमरी टास्क क्या हुआ फिर, इस साइंस का प्राइमरी टास्क है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक लक्ष्य है कि आपके इन दोनों कृत्रिम और प्राकृतिक दुनिया के तथ्यों के ज्ञान का दायरा बड़ा करना। जितना हमारे भौतिक दुनिया के तथ्यों का दायरा बड़ा हो जाएगा उतना भौतिक विज्ञान हमारा बेहतर हो जाएगा। जितना रासायनिक दुनिया के तथ्य हम जान जाएंगे उतना रासायनिक दुनिया का ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाएगा या उसका वर्णन हम कर पाएंगे। जितना हम राजनीतिक दुनिया के तथ्य जान पाएंगे उतना हमारा राजनीतिक दुनिया का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि एक तरह का विज्ञान वो है जो हमारे तथ्यों के दायरे को बड़ा करना चाहता है। तो जरा देखो हम क्या करें, हम इस प्राकृतिक दुनिया को भी, दो दुनिया जो तुमने बनाई थी, एक बनाई, एक है तुम्हारा प्राकृतिक दुनिया और एक है तुम्हारी कृत्रिम दुनिया। प्राकृतिक दुनिया को हम क्या कर दें, हम बांट दें कि एक प्राकृतिक दुनिया है भौतिक, एक प्राकृतिक दुनिया है रासायनिक, एक प्राकृतिक दुनिया है जैविक, एक प्राकृतिक दुनिया है वनस्पतियों की। तो अगर हम भौतिक दुनिया का तथ्य पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो कहां जाएं, भौतिक विज्ञान के पास। रासायनिक दुनिया का तथ्य जानना चाहते हैं तो किसके पास जाएं, रसायन विज्ञान के पास। जैविक दुनिया का तथ्य जानना चाहते हैं तो कहां जाएं, जीव विज्ञान के पास। वनस्पति से संबंधित तथ्य जानना चाहते हैं तो कहां जाएं, वनस्पति विज्ञान के पास। इसका मतलब ये जितने विज्ञान है ये सब क्या है, ये तथ्यों के विज्ञान है, साइंस ऑफ फैक्ट्स हैं ये। इनका काम क्या है, इन्होंने प्राकृतिक दुनिया को अलग अलग भागों में बांट लिया। एक विज्ञान ने कहा कि हमारा काम भौतिक तथ्यों का अध्ययन करना है, उसका नाम पड़ गया भौतिक विज्ञान। एक ने कहा कि हमारा काम दुनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है, उसका नाम पड़ गया रसायन विज्ञान। एक ने कहा हमको जीवन की उत्पत्ति और जीवन के तमाम प्रकारों का अध्ययन करना है, उसका नाम पड़ गया जीव विज्ञान। एक ने कहा हमको वनस्पतियों के संबंध में तथ्य जानना है, इसका नाम पड़ गया वनस्पति विज्ञान।
तो ये सारे विज्ञान क्या करना चाहते हैं? भौतिक विज्ञान चाहता है कि हमारी भौतिक दुनिया की समझ बेहतर हो, इसलिए आपको भौतिक तथ्यों से परिचित कराएगा। रसायन विज्ञान क्या चाहता है? आपकी रासायनिक दुनिया की समझ बेहतर हो, इसलिए रासायनिक तथ्यों से, केमिकल प्रॉपर्टीज और फैक्ट से आपका परिचय करवाएगा। जीव विज्ञान चाहता है कि आपकी जीवों की दुनिया की समझ बेहतर हो, इसलिए ये जैविक तथ्यों से आपका परिचय करवाएगा। और वनस्पति विज्ञान चाहता है कि आपकी पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की समझ, उनके फैक्ट्स की समझ, वनस्पतियों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, अलग अलग वर्ग की विशेषताएं क्या है, अलग अलग है, वनस्पति संबंधित तथ्यों का आपको वर्णन करे। इससे वनस्पति जगत की दुनिया या वनस्पति जगत आपको बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो सारे साइंस क्या करना चाहते हैं? ये साइंस दुनिया को, प्राकृतिक दुनिया को अलग अलग भाग में बांट के क्या करना चाहते हैं? ये सब कर रहे हैं क्या? वर्णन करना। किसका वर्णन कर रहे हैं? ये अलग अलग दुनिया का। जो भौतिक दुनिया का वर्णन करेगा भौतिक विज्ञान, रासायनिक दुनिया का वर्णन करेगा रसायन विज्ञान। ठीक ऐसे ही हमने कृत्रिम विज्ञानों को भी बांट लिया है। जैसे हमारी एक दुनिया है जिसमें क्या है, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक दुनिया। राज का मतलब होता है शासन। एक ऐसी दुनिया जहां शासन से संबंधित तथ्य हैं, सरकार कैसे बनती है, कानून कैसे बनता है, चुनाव कैसे होता है, किस दल को हम मानते हैं कि सरकार बनानी चाहिए या सरकार कौन सा दल बनाता है। तो हम ये तथ्य जो हैं, इनका जहां अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। तो पॉलिटिकल साइंस भी क्या है? पॉलिटिकल साइंस भी एक वर्णनात्मक विज्ञान है। क्या करना चाहता है? पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक दुनिया के फैक्ट्स का वर्णन करना चाहता है। जैसे फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट क्या है जिसमें है लग जाए। जैसे हम कहें कि लोकतंत्र में हमारा शासन का एक तरीका लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है। जिस प्रत्याशी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में दूसरे प्रत्याशी की तुलना में ज्यादा मत मिलते हैं, वही चुनाव जीता माना जाता है। ये सब क्या है लग रहा है बाद में, तथ्य है। तो राजनीतिक विज्ञान का काम क्या करना है? ऐसे जितने पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, इनसे आपका परिचय करवाना। जैसे जैसे आपका पॉलिटिकल फैक्ट का ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी राजनीतिक दुनिया की समझ बढ़ती जाएगी। तो जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं? इसी दुनिया भर की राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं के वर्णन करने की क्षमता बढ़ जाती है। भौतिक विज्ञान वाला क्या करता है? भौतिक विज्ञान वाला राजनीतिक दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो समझना चाहता है कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है, उसको है का जवाब चाहिए। तो उसको उत्तर मिलता है कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण कोई वस्तु ऊपर जाती है तो नीचे गिरती है, या ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है। प्लवन के नियम से कोई वस्तु अपने बाहर ज्यादा पानी हटाती है तो तैरती है। हर चीज बात क्या लग रहा है? ऐसा भौतिक विज्ञान का काम क्या है? जितने है हो सकते हैं दुनिया के, वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है, वस्तु अपने बाहर ज्यादा पानी हटाती है तो तैरती है, इस तरह के जितने है हो सकते हैं, उस तमाम तरह के है का क्या करना, वर्णन करना, जिससे हमारा भौतिक दुनिया का जो ज्ञान है वो बेहतर होता चला जाए। तो अगर मैं भौतिक विज्ञान के तथ्य समझ जाऊं तो क्या कर लूंगा? भौतिक दुनिया का वर्णन बेहतर कर लूंगा। इसका मतलब फिजिक्स वाला स्टूडेंट क्या करता है? उसके पास फिजिकल फैक्ट्स का नॉलेज ज्यादा होता है, इसलिए वो फिजिकल फिनोमिना का, भौतिक घटनाओं का बेहतर डिस्क्रिप्शन कर सकता है, उसकी बेहतर व्याख्या कर सकता है। रसायन विज्ञान वाले विद्यार्थी के पास रासायनिक तथ्यों का ज्ञान ज्यादा होता है। जानता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, एसिटिलीन में इतने कार्बन, फला एल्कोहल की संरचना ऐसी होती है। वो तमाम तरह के ऐसे बातों को समझता है। वो समझता है कि इलेक्ट्रॉन को एसपीडीएफ कक्षाओं में कैसे बांटा जाता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाहर चलने पर 8 होंगे, फिर 18 होंगे। इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज चक्कर काटता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटता है। आप जो ये सब जानते हैं सब क्या है? रासायनिक तथ्य। इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संरचना, नाभिक का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, किस इलेक्ट्रॉन में किस तरह के इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होंगे तो वो सैचुरेटेड गैस जैसा बन जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, किसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सब क्या है? फैक्ट्स हैं। इनको समझकर एक व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर कोई फैक्ट पता हो तो जान लेता है कि इस तरह के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी, इस तरह के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी। तो केमिस्ट्री वाले आदमी को क्या पता होता है? केमिस्ट्री वाले आदमी को हुन्स लॉ, पाउली अपवर्जन का नियम, तमाम तरह के नियम पता होते हैं। उन नियमों से वो अलग अलग फैक्ट्स जानता है, और फैक्ट्स को जानने के कारण वो तमाम तरह की प्रक्रियाओं को, रासायनिक प्रक्रियाओं को समझ लेता है और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन अच्छा कर लेता है। फिजिक्स वाला भौतिक जगत की व्याख्या अच्छा कर लेता है। जीव विज्ञान वाला तमाम जीवों को बांट देता है कि सरीसृप वर्ग है, ये फला वर्ग है, ये फला वर्ग है, ये मैमल्स का क्लास है, और इस क्लास के जंतुओं की, जीवों की, प्राणियों की ये विशेषताएं होती हैं। क्या जानता है वो सारे तरह के प्राणियों के तमाम तथ्यों को जानता है। क्यों बनाया हमने ये सारा साइंस? इसलिए बनाया क्योंकि हम जिज्ञासु प्राणी हैं। हम क्या चाहते हैं मनुष्य के तौर पर? हम चाहते हैं दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं इसकी हमारी समझ बेहतर हो। तो कैसे बेहतर होगी? हमने दुनिया को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। क्या कहा? एक दुनिया भौतिक बनाएंगे, एक बनाएंगे रासायनिक, एक जैविक, एक वनस्पति, और हर दुनिया के तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। जितने इसके तथ्य हमारे सामने खुलते चले जाएंगे, उतना हम इन दुनिया की ज्यादा बेहतर व्याख्या या वर्णन कर पाएंगे। इसका मतलब वर्णनात्मक विज्ञान कौन से हैं? वो सारे विज्ञान जो दुनिया की समझ स्पष्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए गढ़े गए हैं, उन साइंसेस को हम डिस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सारे तरह के उस दुनिया के फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो फिजिक्स क्या करता है? जिस हर साल फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है। क्यों नोबेल प्राइज मिलता है? क्योंकि उन फिजिसिस्ट ने, उन भौतिक विज्ञानियों ने उस साल फिजिक्स में कोई नया तथ्य ढूंढ लिया होता है, जिससे भौतिक दुनिया की हमारी व्याख्या की क्षमता और बेहतर हो जाती है। तो सारे भौतिक विज्ञानी क्या काम कर रहे होते हैं? भौतिक विज्ञानियों का काम है जितने तथ्य आप जानते हैं उससे ज्यादा और तथ्य ढूंढना, जिससे हम दुनिया की और बेहतर व्याख्या कर सकें, भौतिक घटनाओं को और बेहतर तरीके से समझ सकें। रसायन विज्ञान में जिनको नोबेल मिलता है वो क्या करते हैं? वो रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी को आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी मतलब शोध कर रहे हैं। शोध करके क्या करता है कोई स्टूडेंट? शोध करके नए तथ्य ढूंढने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई साइंस स्टेटिक नहीं रहना चाहिए। जितना उस साइंस में आज तथ्य है उतना ही कल नहीं रहना चाहिए। आज से 100 साल पहले फिजिक्स में जितने तथ्य थे आज उससे बढ़ गए। कैसे बढ़ गए?
क्योंकि मनुष्य लगातार नए नए तथ्यों की खोज कर रहा है। जितने तथ्य हमारे पास आते जा रहे हैं उतना हमारा उस विज्ञान का समझ बेहतर हो रहा है, और विज्ञान की समझ बेहतर हो रही है तो दुनिया की व्याख्या करने की हमारी क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ गए तो पहली बात आप समझ गए कि हम जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में एक लक्ष्य क्या है हमारा। एक लक्ष्य है, चाहे पॉलिटी पढ़ते हैं चाहे इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो सब क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ये सब क्या है, सोसाइटी, ये सब वर्णनात्मक साइंस है, डिस्क्रिप्टिव साइंस है। किसका साइंस है, सब है का। पॉलिटी वाला टीचर क्या करता है, पॉलिटी वाला टीचर आपको संविधान के तथ्य बताने की कोशिश करता है। इकोनॉमी वाला टीचर डिमांड सप्लाई के, एक्सपोर्ट पॉलिसी के तमाम ऐसे तथ्य बताता है, बैंकिंग के तमाम तथ्य बताता है। जितने तथ्य आप जानते जाते हैं हमारी आर्थिक दुनिया के, उतना आपका इकोनॉमी बेहतर होता जाता है और आप इकोनॉमिक घटनाओं की व्याख्या ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। पॉलिटी समझ लेंगे आप तो राजनीतिक दुनिया की ज्यादा बेहतर व्याख्या कर लेंगे। असंतर क्या है, ये अर्थव्यवस्था, ये भी अर्थव्यवस्था भी एक साइंस है, इकोनॉमी एक साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आर्थिक तथ्यों का वर्णन करते हैं, आर्थिक तथ्यों की खोज करते हैं। तो जिनको इकोनॉमी का नोबेल मिलता है वो लोग कौन से होते हैं, जिन्होंने कोई नया इकोनॉमिक फैक्ट खोजा होता है। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र में हम, ये भी एक वर्णनात्मक विज्ञान है। शास्त्र कहो विज्ञान कहो एक ही बात है। जैसे रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, वैसे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में क्या करते हैं, समाजशास्त्र में हम समाज के तथ्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। विवाह कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संबंध कैसे हैं, है जानने की कोशिश करते हैं। जिसको आप जीएस के फर्स्ट पेपर में सोसाइटी में पढ़ते हैं। भारतीय समाज में जातियां हैं, जातियों में श्रेणीक्रम पाया जाता है, ये जो सारी बात आप पढ़ते हैं वो सब फैक्ट है। तो जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर क्या है आपका, जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर आपका फैक्चुअल पेपर है। इसमें क्या जानना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए डिफरेंट फैक्ट्स जानना जरूरी है। इकोनॉमी में फैक्ट जानना जरूरी है, पॉलिटी में फैक्ट जानना जरूरी है, सोसाइटी में फैक्ट जानना जरूरी है। जितना आपके तथ्यों का दायरा बढ़ता जाएगा उन तथ्यों में सिद्धांत भी शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु पर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है। वस्तु क्या है, भौतिक पिंड है, इसलिए इसके तथ्य को कहां रखोगे, इसके तथ्य को हमने रखा कहां, भौतिक विज्ञान। विवाह, परिवार, जाति, ये भी एक तथ्य है। कहां का तथ्य है, समाज का, इसलिए कहां रखा है इसको, समाजशास्त्र में। तो कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती नीचे गिरती, क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये ग्रेविटेशनल पुल का लॉ है, इसका तथ्य नियम भी होते हैं। तो हम जितने तथ्य जानते जाएंगे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में, उतना हम अलग अलग सिद्धांत और नियम जानते जाएंगे। उस सिद्धांत नियम जानने से क्या होगा, उस सिद्धांत और नियम जानने से हमारी भौतिक दुनिया, आर्थिक दुनिया, राजनीतिक दुनिया, सामाजिक दुनिया, इन सब की व्याख्या करने की क्षमता बढ़ जा रही है। तो क्या चाहता है यूपीएससी, यूपीएससी चाहता है कि जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक करे उसके पास हमारी दुनिया की फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2013 से पहले यूपीएससी मात्र इतना ही चाहता था तुमसे कि तुम इकोनॉमी पढ़ के आओ, आईएएस बन जाओ। आईएएस बनने के बाद तुम्हारे पास इकोनॉमी की ज्यादा बेहतर समझ होगी तो तुम बढ़िया इकोनॉमिक डिसीजन ले लोगे। तुम्हारे पास संविधान की समझ होगी, लॉ की समझ होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होगी, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल के हिसाब से तथ्य जानने का निर्णय लोगे। तो यूपीएससी का एक समय आइडिया था कि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट, उसका वर्णनात्मक व्याख्या करने वाली समझ बेहतर होनी चाहिए, जिससे जिस दुनिया में रह रहा है, जिस सराउंडिंग में रह रहा है, चाहे वो सराउंडिंग भौगोलिक दुनिया का हो, भौतिक दुनिया का हो, भूगोल और भौतिक विज्ञान का हो, चाहे वो सराउंडिंग संविधान कानून का हो, वो अवेयर स्टूडेंट हो, उसको सारे तरह के फैक्ट्स पता होने चाहिए, उसके इंफॉर्मेशन का डोमेन बड़ा होना चाहिए। यह वर्णनात्मक विज्ञान है। इसका हमारी पढ़ाई लिखाई का एक लक्ष्य क्या है, हमारी पढ़ाई लिखाई का एक लक्ष्य है तथ्य जानना, सिद्धांत समझना। क्या कर सकेंगे इससे, इससे हम या तो अपनी प्राकृतिक दुनिया और या अपनी कृत्रिम दुनिया, इन दोनों का क्या कर सकेंगे, इनका वर्णन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अभी चौथा पेपर का विज्ञान नहीं आया, अभी तक आपने सिर्फ वर्णनात्मक विज्ञान तक की यात्रा की है। अब मैं, जैसे सिनेमा में आप देखते हैं ना, हीरो की एंट्री थोड़ा बाद में होती है, तो अब हीरो की एंट्री का समय आ गया है। अब मैं एथिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। हिस्ट्री में फैक्ट्स हैं भाई, हिस्ट्री में भी फैक्ट्स हैं ना। फैक्ट्स का मतलब होता है, जैसे आपको कहा, फैक्ट का मतलब होता है जिसको आप है लगा के बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं प्लासी के युद्ध में फला पक्ष की हार हुई और इनकी जीत हुई, ये फैक्ट है। बक्सर के युद्ध में इनकी हार इनकी जीत हुई, ये लोग लड़े थे, ये फैक्ट है। जिसको आप था लगा के, है लगा के बोलेंगे, वही फैक्ट है। तो इतिहास भी कुछ तथ्य है, भूगोल भी तथ्य है, भौतिक विज्ञान भी तथ्य है। इन्हीं तथ्यों को हम समझते जाते हैं तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया की ऐतिहासिक समझ, उस दुनिया की भौगोलिक समझ, उस दुनिया की राजनीतिक समझ, उस दुनिया की आर्थिक समझ बेहतर होती चली जाती है। लेकिन देखो, अब एक विज्ञान ऐसा है जो ये काम नहीं करना चाहता। पहला विज्ञान कौन सा था जो अभी तक पढ़ा, पहला विज्ञान था वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान का काम क्या करना है, तथ्यों का वर्णन करना। तथ्यों के वर्णन से क्या हुआ, तथ्यों के वर्णन से हमारी दुनिया की समझ बेहतर हुई। कौन सी दुनिया की समझ बेहतर हुई, एक कौन सी दुनिया, प्राकृतिक दुनिया, और दूसरी कृत्रिम दुनिया। ये तथ्य क्या होते हैं,
तथ्य होते हैं जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, है। तथ्य वो होते हैं जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, है। इसका मतलब प्राकृतिक दुनिया के जितने हैं और कृत्रिम दुनिया के जितने हैं, इनको समझने के लिए हमने प्राकृतिक और कृत्रिम दुनिया को कई भागों में बांट दिया और इसी बांटने के आधार पर एक एक प्रकार के तथ्यों के लिए एक एक विज्ञान बना दिया। जैसे प्राकृतिक दुनिया को कितने भागों में बांटा, कह दिया प्राकृतिक दुनिया का एक भाग भौगोलिक है, एक भाग भौतिक है, भौगोलिक भाग के लिए भूगोल, भौतिक भाग के लिए भौतिक विज्ञान, रासायनिक भाग के लिए रसायन विज्ञान, जैविक भाग के लिए जीव विज्ञान, वनस्पतियों के लिए वनस्पति विज्ञान। क्या कर दिया, इसी तथ्य के आधार पर हमने इसको कई भागों में बांट दिया। और ऐसे ही हमने अपनी कृत्रिम दुनिया को भी सुविधा और अध्ययन के लिहाज से कई भागों में बांट दिया। हमने कहा कि हमारी कृत्रिम दुनिया का एक भाग है हमारा समाज, एक भाग है हमारी राजनीति। तो समाज को पढ़ने के लिए समाजशास्त्र, राजनीति को पढ़ने के लिए राजनीति शास्त्र, ये सब क्या है, ये भी वर्णनात्मक विज्ञान है। ये पढ़ाई जब आप करते हैं तो क्या हो रही है, आप अपने प्राकृतिक और कृत्रिम दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा वस्तु नीचे क्यों गिरती है, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम से। कोई आपसे पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता क्यों है इस परमाणु में, आप कहेंगे क्योंकि इसमें इसका जो आउटर कक्षा है, बाह्य कक्षा है, वो संतृप्त नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। कोई कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन विकसित क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कहेंगे कि उसमें सैचुरेटेड है या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करना चाहता है, बाहर भेजना चाहता है। तो आप क्या होता है, जितने फैक्ट जान जाते हैं उतने तरह के सवालों का आप क्या कर पाते हैं, जवाब दे पाते हैं। तो राजनीति विज्ञान के फैक्ट अगर आप जान जाएंगे तो पॉलिटिकल सवालों का जवाब दे पाएंगे। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के फैक्ट जान जाएंगे तो आर्थिक सवालों का जवाब दे पाएंगे। फिजिक्स के फैक्ट जान जाएंगे तो आप फिजिक्स के सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो सवाल उठता है कि ये तो वर्णनात्मक विज्ञान है, डिस्क्रिप्टिव साइंस है, अब हमको एक नए साइंस की जरूरत क्यों है। देखिए क्यों है, लेकिन देखो ये जो हमने बनाया समाज, मान लो हमने बनाया समाज, मान लो हमने बनाई राजनीति, इसको पढ़ाने के लिए हमने बना दिया वर्णनात्मक विज्ञान में क्या बना दिया, राजनीति शास्त्र, और इसको पढ़ाने के लिए हमने बना दिया समाजशास्त्र। ये दोनों कौन से विज्ञान हो गए, वर्णनात्मक विज्ञान। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हमको किससे, ये हमको क्या कर देंगे, ये हमारा करवा देंगे तथ्यों से परिचय, ये भी करवा देगा हमारा तथ्यों से परिचय। इससे क्या हो जाएगा, इस तथ्यों से परिचय से क्या लक्ष्य पूरा होगा, इससे लक्ष्य पूरा होगा हमारी समझ क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो अगर कोई विद्यार्थी इसमें सोसाइटी पढ़ेगा तो क्या होगा, सोसाइटी पढ़ने से भारतीय समाज की समझ उसकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बताओ अगर केवल यही पढ़ाई हम करेंगे तो फिर तो जैसा समाज आज है वैसा समाज, अगर फैक्ट ही पढ़ना है केवल, तो जैसा समाज आज है वैसा 100 साल बाद भी होगा। जो फैक्ट आज है यही 100 साल बाद होगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा आज है यही 100 साल बाद होगा। अगर फैक्ट पढ़ेंगे तो फैक्ट तो स्टैटिक रहेगा। लेकिन क्या अगर अंबेडकर को भी अपने समय में भारतीय समाज कैसा है केवल समाज शास्त्र पढ़ा दिया जाता और अंबेडकर भारतीय समाज की विशेषता समझ के संतुष्ट हो जाते कि भारतीय समाज में जाति प्रथा है, उसमें ब्राह्मण ये काम करते हैं, उसमें क्षत्रिय ये काम करते हैं, वैश्यों का ये काम है, शूद्रों का ये काम है, अंबेडकर संतुष्ट हो जाते क्योंकि उनके पास भारतीय समाज का वर्णन करने की क्षमता आ गई। ठीक ऐसे ही राजा राम मोहन राय के समय उनको समझा दिया जाता कि भारतीय समाज में सती प्रथा है, राजा राम राय भी संतुष्ट हो जाते कि हमारे परंपरा में सती प्रथा एक फैक्ट है, तथ्य है, जिसमें विवाह में अगर विवाह के बाद पति मर गया तो स्त्री सती हो जाती है, फैक्ट। तो क्या यह फैक्ट जानने मात्र से आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में संतुष्ट रह पाएंगे? अंबेडकर को केवल फैक्ट पता चल जाता दुनिया का, अंबेडकर संतुष्ट हो जाते। राजा राम मोहन राय को पता चल जाता कि हमारे सती प्रथा से संतुष्ट हो जाते, या हो जाना चाहिए था, नहीं। क्या मतलब, क्या चाहिए, मतलब हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझें यही पर्याप्त नहीं है। कई बार हमको यह समझने की जरूरत पड़ती है कि हमारी दुनिया कैसी होनी चाहिए। यह पढ़ाई क्या बता रही तुमको, यह पढ़ाई बता रही तुम्हारी दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, राजनीति कैसी है। लेकिन अंबेडकर इस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, वो पता लगाना चाहते समाज कैसा होना चाहिए। इसका अंबेडकर जैसा समाज है केवल उसको समझना नहीं चाहते, अंबेडकर समाज को बदलना चाहते। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के तथ्य को केवल समझना नहीं चाहते, राजा राम मोहन राय सती प्रथा को हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? अंबेडकर भारतीय समाज के तथ्यों को जानने के बावजूद भारतीय समाज को बदलना चाहते हैं क्योंकि मानते हैं कि भारतीय समाज आदर्श नहीं है, समाज का मानक यह नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय भी मानते हैं कि भारतीय समाज में सती प्रथा है, यह तथ्य है, लेकिन समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब एक विज्ञान है दुनिया समझने का और एक विज्ञान होना चाहिए दुनिया बदलने का ना? तो दूसरा विज्ञान क्या होना चाहिए, दूसरा विज्ञान होना चाहिए दुनिया को बेहतर समझने के लिए वर्णनात्मक विज्ञान, और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। इसका मतलब जैसी दुनिया है उसको बेहतर करने के लिए,
उसको बेहतर करने के लिए। तथ्य वाला विज्ञान नहीं चाहिए। कौन सा विज्ञान चाहिए? इसके लिए चाहिए कौन सा विज्ञान? आदर्श का विज्ञान। आदर्श का विज्ञान ये क्या करे? इसका काम ये बताना नहीं होना चाहिए कि दुनिया में तथ्य क्या है, इसका काम ये बताना होना चाहिए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। तो क्या जवाब देगा ये जवाब देगा दुनिया कैसी होनी चाहिए। तो दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस और सोसाइटी पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो। और दुनिया कैसी होनी चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए, समलैंगिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मोहम्मद रिजवान को, अहमदाबाद के दर्शकों को धार्मिक नारों से हूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबरीमाला मंदिर में स्त्रियां जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, हिजाब बुर्का मुस्लिम स्त्रियों को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये तथ्य नहीं है, ये मानक है, आदर्श। तो एक विज्ञान का काम क्या होना चाहिए? एक विज्ञान का काम होना चाहिए ऐसे मानकों की खोज करना, ऐसे आदर्शों की खोज करना जो क्या करें, जो दुनिया की बेहतर समझ बनाने के बजाय दुनिया को बेहतर करने की कोशिश करें। वही विज्ञान जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया है, जो किसका विज्ञान है? ये है का विज्ञान नहीं है, किसका विज्ञान है? ये है चाहिए का विज्ञान। चाहिए का विज्ञान। इसका काम क्या है? इसका काम जैसा समाज है उससे बेहतर समाज ढूंढना, जैसा कानून है उससे बेहतर कानून ढूंढना, जैसी फॉरेन पॉलिसी है उससे बेहतर फॉरेन पॉलिसी ढूंढना, जैसी विस्थापन की नीति है, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी है, उससे बेहतर डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी ढूंढना, जैसी राजनीति है उससे बेहतर राजनीति ढूंढना, जैसी समानता है उससे बेहतर समानता का आदर्श ढूंढना। जो विज्ञान लगातार हमारी दुनिया को क्या करना चाहता है? बेहतर बनाना चाहता है। हमारी दुनिया में कौन कौन सी दुनिया को? सामाजिक दुनिया को, राजनीतिक दुनिया को, आर्थिक दुनिया को, इसको बेहतर बनाना चाहता है। जो है का नहीं, चाहिए का विज्ञान है। इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? यही विज्ञान है तुम्हारा कौन सा? मानकीय विज्ञान। और इसी का नाम है क्या? नीति शास्त्र, एथिक्स। एथिक्स। तो अब अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा कि दो लक्ष्य से सारी पढ़ाई है हमारी। हमारी सारी पढ़ाई के कितने उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य है जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका बेहतर वर्णन करना, उसकी बेहतर समझ बनाना। जिस दुनिया में रहते हैं उसका बेहतर वर्णन करना और उसकी बेहतर समझ बनाना, इसको कहेंगे कौन सा विज्ञान? इसको कहेंगे वर्णनात्मक विज्ञान। कैसा विज्ञान है ये? ये तथ्यात्मक विज्ञान है। किसका विज्ञान है ये? तथ्यों का विज्ञान है, फैक्ट्स का साइंस है। जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया की बेहतर समझ बनाना, पढ़ाई का एक लक्ष्य। पढ़ाई का दूसरा लक्ष्य, सॉरी, पढ़ाई का दूसरा लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य है, कुछ उससे गलती से मूव हो गया। और दूसरा उद्देश्य है पढ़ाई का हमारे जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया की बेहतर समझ बनाना नहीं, उस दुनिया को बेहतर बनाना। अब तुम खुद सोच लो, यूपीएससी में जाके तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? पॉलिटी इकोनॉमी की समझ या सोशल रिफॉर्म? समाज को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश। एक ब्यूरोक्रेट का क्या ज्यादा प्राइमरी काम होना चाहिए? तुम पाओगे यही वाला। तुम जिस दुनिया में जा रहे हो उस दुनिया में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, बहुत सारी तरह की बुराइयां हैं। और हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे बहुत सारी बुराइयों को भी आप नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी आपकी जो बुराई पहचानने की क्षमता है वो धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति से आ रही है। एथिक्स आपको बुराई समझने का इंडिपेंडेंट तरीका सिखाएगा। जब मैं हिंदू होता हूं तो तमाम हिंदुओं की बातें मुझे नैतिक लगती हैं। मैं मुसलमान होता हूं तो मुसलमानों की बातें मुझे नैतिक लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट तरीका होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं, निष्पक्ष तौर पर हम कैसे जाने कि स्त्रियों को बुर्का पहनना चाहिए कि नहीं, सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को जाना चाहिए कि नहीं। यह सवाल का हमको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट जवाब चाहिए। वो जवाब तुमको कहां से मिलेगा? वो जवाब तुमको मिलेगा एथिक्स से। तो ये वाला जो विज्ञान है, जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को बेहतर बनाना, यही विज्ञान कौन सा है? यही विज्ञान है मानकीय विज्ञान। और चूंकि दुनिया को बेहतर बनाता है, बेहतर बनाने को आप आदर्श कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसका नाम है आदर्श मूलक विज्ञान। तो बताओ अंबेडकर को तुम किधर रखोगे? अंबेडकर का महत्व वर्णनात्मक विज्ञान में है कि अंबेडकर का महत्व मानकीय विज्ञान में? अंबेडकर ने क्या काम किया? अंबेडकर ने दुनिया की समझ बनाने के लिए लिखा है कि दुनिया बेहतर बनाने के लिए लिखा है? अगर अंबेडकर ने दुनिया बेहतर बनाने के लिए लिखा है तो अंबेडकर किधर के आदमी है? मानकीय विज्ञान के आदमी। क्या किया अंबेडकर ने? प्रूव करने की कोशिश की कि वर्ण व्यवस्था वाली दुनिया आदर्श नहीं है। वो दुनिया जो वर्ण व्यवस्था से रहित होगी वो दुनिया ज्यादा आदर्श होगी।
तो बताओ जो मानकी विज्ञान वाला आदमी होगा इस किसका इस्तेमाल ज्यादा करेगा, भावना का कि तर्क का? क्या पाओगे? आज की दुनिया आदर्श नहीं है, ये दुनिया ऐसे बनाई जानी चाहिए, ये बात समझाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा तर्क का। इसका मतलब एथिक्स किसका साइंस है? ये एक तरह से किसका विज्ञान है? तर्क का विज्ञान है। तो जितना एथिक्स पढ़ोगे उतना तुम्हारी तार्किकता का क्या होगा? विकास होगा। अंबेडकर के समय हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी, अंबेडकर ने उस समाज से आगे का सोचा, तो एथिक्स कैसा होगा? एथिक्स फ्यूचरिस्टिक होता है। ये क्या करता है? तुमको आगे सोचना सिखाता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब एक ब्यूरोक्रेट में एनालिसिस का पावर एथिक्स क्या कर देगा? बढ़ा देगा। रीजनिंग का पावर बढ़ा देगा। हमारे समाज में जो कुरीतियां उनको समझने की क्षमता बढ़ा देगा। धर्म और जाति से परे सही गलत को समझने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। इसी विज्ञान को जो हमको चाहिए ढूंढने में मदद करता है, जो आदर्श ढूंढने में मदद करता है, उसी विज्ञान को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो अब तुमसे कोई कहेगा कि इथिक्स क्या है, तो तुम उसको बता सकोगे कि इथिक्स एक चाहिए का विज्ञान है। इसका काम क्या है? कहोगे इसका काम है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको और बेहतर बनाना। तुमसे पूछेगा कोई कि दुनिया कैसे बेहतर बनी, तो तुम कहोगे कि दुनिया इस तरीके से बेहतर बनी कि हमारे पहले के बहुत सारे नैतिक विचारकों ने अपने अपने समय के समाज, राजनीति, धर्म इत्यादि पर विचार किया और उनकी कुरीतियों को पहचान लिया। उन्होंने कहा धर्म में ये है तो, लेकिन धर्म में ये होना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो तुम्हारे जितने समाज सुधारक हैं वो एक तरह कौन से लोग थे? वो मानकी विज्ञान वाले लोग थे। जितने धर्म सुधारक हैं वो कौन से लोग हैं? मानकी विज्ञान वाले लोग हैं। क्या करना चाहते हैं? वो धर्म को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। जो बदलाव वाला आदमी है वो एथिक्स का आदमी है। तो अगर बुद्ध क्या चाहते हैं? बुद्ध चाहते हैं कि हिंदू लोग कर्मकांड छोड़ दें, आत्मा को मानना छोड़ दें। तो क्या करना चाहते हैं बुद्ध? मानकी एक आइडिया गढ़ना चाहते हैं जिससे उनका मानना था कि क्या इसको मानेंगे तुम्हारी दुनिया क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। तो बुद्ध, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, ये दुनिया बेहतर बनाने के लिए आए हुए आदमी। यही लोग जो दुनिया बेहतर बनाने वाले लोग हैं, इन्हीं को हम नैतिक विचारक कहते हैं, इन्हीं को हम समाज सुधारक कहते हैं। तो इतिहास में तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ोगे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया। एथिक्स में पढ़ेंगे क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय ने पहचाना कैसे कि सती प्रथा कुरीति है। आखिर उन्होंने किस तर्क से जाना कि सती प्रथा को नहीं होना चाहिए? उनका वो आइडिया क्या था? उस आइडिया को हम भी सीख जाएं तो हम पता कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इथिक्स में हम राजा राम मोहन राय का इतिहास नहीं पढ़ते, इथिक्स में हम उनके चाहिए के पहचानने का मॉडल पढ़ते हैं। अंबेडकर में भी यही काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कोई और क्लास है क्या तुम्हारी आज? कोई और क्लास है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक क्लास है, तो अभी ये 9 बजे से 9:15 से है। ठीक है, चलो तो मैं 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं फिर अभी, अगर तुम्हारी दूसरी क्लास है। जब मैंने शुरुआत की थी क्लास की तो बताया था कि हम एथिक्स को 4-5 तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और कहा था कि मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा उसमें किताबी बात नहीं बताऊंगा, किताब गाइड में लिखी बात नहीं बताऊंगा। लक्ष्य होगा कि तुम एथिक्स को समझ पाओ कि इसकी पढ़ाई दूसरे से अलग कैसे है। जैसे मान लो तुमने आरटीआई सुना होगा, आरटीआई को तुम कहां पढ़ सकते हो? अपने पॉलिटी के पेपर में भी पढ़ सकते हो। और आरटीआई कहां हो सकता है? एथिक्स के पेपर में भी हो सकता है। ठीक है, आरटीआई को पॉलिटी के पेपर में पढ़ोगे, सेकंड पेपर में जीएस के, तो क्या पढ़ोगे तुम? यहां पढ़ोगे आरटीआई कानून क्या है, इसकी अलग अलग धाराएं क्या हैं, आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, क्या पढ़ोगे? यहां पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे आरटीआई के बारे में क्या अलग अलग फैक्ट, तथ्य, क्योंकि पॉलिटी एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है। लेकिन जब तुम एथिक्स में यही आरटीआई पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे तुम पढ़ोगे आरटीआई कानून कैसा होना चाहिए। आरटीआई कानून कैसा होना चाहिए। तुम पढ़ोगे हमारे वर्तमान आरटीआई कानून में किस तरह की समस्याएं हैं, इससे बेहतर मॉडल क्या होना चाहिए। तो जहां तुम क्या ढूंढोगे? आरटीआई का चाहिए, वो क्या हो गया? एथिक्स। और जहां तुम क्या पढ़ोगे? आरटीआई क्या है, कानून क्या है, वो क्या हो गया? वो पॉलिटी। तो एक ही टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं? है के नजरिए से भी पढ़ सकते हैं और चाहिए के नजरिए से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही चाहिए का नजरिया है जो अगर दुनिया में ना आया होता तो हमारी यूपीएससी की क्लासेस में स्त्रियां, अनुसूचित जाति के लोग ये क्लास ना कर पाते, क्योंकि एक समय भारत में इनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था। स्त्रियों के लिए कहा गया था घर का काम करेंगी, अनुसूचित जातियों के लिए कहा गया था वो सेवा का काम करेंगे। आज सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज बदल गया। इसने बदला मानकीय विज्ञान ने। क्या आया? एक एथिक्स आया जिसने कहा कि पहले जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं था, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब तुम्हारी बात कुछ समझ में पहले आई होगी। समय तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए कल हम लोग
दोबारा इसी समय से पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे, मतलब इस समय से मतलब 7:15 बजे से जब मिले थे, और अगले कुछ दिनों में पहले हम इथिक्स का एक ब्रॉड आइडिया बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति से तुम बात करो तो तुम उससे बिना रटे, बिना कुछ याद किए इथिक्स की समझ के आधार पर उससे बात